हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट द क्लास। आप सबका बीपीआई स्पोकन पर स्वागत है। आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। द वेरी फर्स्ट वर्ड इज मिटिगेट। पहला शब्द क्या है हमारा? मिटिगेट है। एक सेकेंड। आप लिख लीजिए इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच। मिटिगेट का पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब है। इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को कम करना, उसको रिड्यूस करना। मिटिगेट का मतलब कम करना। जैसे कोई प्रॉब्लम है ना, कोई बीमारी है, हमने एक पेन किलर खा लिया ताकि जो हमारा सर दर्द है या जो भी हमको दर्द हो रहा है वो कम हो जाए, वो रिड्यूस हो जाए। पेन किलर का क्या फंक्शन होता है? वो आपके जो दर्द है उसको कुछ समय के लिए कम कर देती हैं। टू मेक लेस सीवियर। सीवियर का मतलब होता है बहुत हाई हो जाना, इंटेंसिफाई हो जाना, वो चीज़ बहुत बढ़ जाना। लेस सीवियर कर दिया उसको, मतलब डिक्रीज कर दिया उसको, जो दर्द है उसको कम कर दिया। लेस सीवियर एंड लेस पेनफुल। सिनोनिम्स अगर हम देखें तो एलिविएट हो गया। एलिविएट का मतलब भी रिड्यूस होता है। मिटिगेट आपका वर्ब है तो बाकी सारे सिनोनिम्स भी वर्ब ही होने वाले हैं। सूद हो गया, काम, रिलैक्स, असुएज। असुएज का मतलब कम करना, पैसिफाई, लेसन। आप इसकी स्पेलिंग पे ध्यान देंगे तो LESS एडजेक्टिव होता है ना, लेस एंड हाई। हमने इसको वर्ब बनाया, लेसन हुआ वर्ब। और एक हमारा जैसे एक सेम साउंड आता है लेसन, ये नाउन होता है जो चैप्टर वाला होता है। मिटिगेट का मतलब किसी भी चीज़ को कम करना, उसकी इंटेंसिटी को रिड्यूस करना। जैसे कि ये जो मेडिसिन है, ये जो दवाई है, ये क्या कर देगी? मिटिगेट कर देगी। वो आपका विल के बाद वर्ब आएगा तो मिटिगेट आपका वर्ब है। इनमें से आप किसी भी शब्द को यहाँ पे रख सकते थे। दिस मेडिसिन विल लाइक एलिविएट योर हेडेक ना, रिड्यूस कर देगी उसको, आपको शांत कर देगी, लेसन कर देगी। हेडेक मतलब सर दर्द। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इन लाइन विद। ये एक ईडियम हो जाता है और इसका मतलब होता है जैसे अगर मेरी थिंकिंग और आपकी थिंकिंग एक जैसी है तो इन लाइन विद है ना, सिमिलर टू, अकॉर्डिंग टू और एट द सेम लेवल एज समथिंग। तो वो दोनों चीज़ें आपस में एक ही लेवल पर हैं, एक दूसरे से मैच कर रही हैं। जैसे मेरी जो थिंकिंग है ना, इज इन लाइन विद योर्स। जो मेरी थिंकिंग है वो तुम्हारी थिंकिंग से क्या है? सिमिलर है, मैच कर रही है। यहाँ पे योर्स को लेके कंफ्यूज मत होना। जो योर्स है इसका मतलब हुआ योर थिंकिंग, क्योंकि यहाँ पे थिंकिंग थिंकिंग रिपीट हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे पजेसिव प्रोनाउन यूज कर लिया। ये क्या है, कैसे यूज करते हैं, सेपरेट नाउन क्लास होगी तो हम वहाँ पे यूज करना सीखेंगे ही। इन लाइन विद मतलब सिमिलर टू। आप लोग जहाँ पे सिमिलर यूज करते हैं वहाँ पे आप इन लाइन विद को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कब। कब का पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब एंड नाउन दोनों होता है। इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ पे लिमिट लगाना, उसको कंट्रोल करना। जैसे कि सपोज हमारा जो वेट है वो बहुत ज़्यादा पुट ऑन हो रहा है, हमको क्या करना है? अपनी डाइट पे कर्ब करना है, उस पर लिमिट लगाना है, उस पर कंट्रोल करना है। बार बार जब खाने का मन कर रहा है तो हमें नहीं खाना है। या जैसे कोई कोई भी आपकी चीज़ हो सकती है जिस पे आप लिमिट लगा रहे हैं। अपनी जो आपकी खर्च करने की जो हैबिट है उसको भी आप कर्ब कर सकते हैं। एनीथिंग, राइट, दैट मीन्स टू कंट्रोल और लिमिट समथिंग दैट इज नॉट वांटेड, जिसकी ज़रूरत नहीं है। लिमिट, कंट्रोल, रिस्ट्रेन। इम्पीड का मतलब जैसे बाधा डालना, किसी चीज़ को आप रोक रहे हैं। इनहिबिट, जैसे मैंने कहा ये वर्ब एंड नाउन दोनों हैं तो मैंने यहाँ पे दोनों तरीके के सेंटेंसेस में इसको यूज़ किया है। यू मस्ट लर्न टू कर्व योर एंगर। आपको सीखना होगा अपने एंगर को लिमिट करना, अपने एंगर को कंट्रोल करना आपको सीखना होगा। यहाँ पे हमने टू के बाद वर्ब का इस्तेमाल किया है। यू मस्ट ट्राई टू पुट अ कर्व। आर्टिकल ए के बाद में नाउन आता है, ये आपका नाउन है। यहाँ पे हमने इसको नाउन की तरह यूज किया है तो ये भी लिमिट हो गया। जैसे टू लिमिट एंड लिमिट, तो यू मस्ट ट्राई टू पुट अ लिमिट, पुट अ कंट्रोल ऑन योर एंगर। तो तुम्हें अपने गुस्से पे लिमिट लगाने की कोशिश करनी चाहिए। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? ग्रीवेंस। ग्रीवेंस का पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। इसका मतलब होता है शिकायत। क्या हुआ? कंप्लेंट। कंप्लेंट का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? नाउन है। एक होता है कंप्लेन। कंप्लेन, ही कंप्लेन्ड। कंप्लेन का क्या है? वर्ब है। शिकायत, कष्ट, यानी कि आपको जो प्रॉब्लम हो रही है, जो आपको कष्ट हो रहे हैं वो भी हो सकता है। कंप्लेंट हो गया। या कॉज ऑफ डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस का मतलब परेशानी, परेशानी का कारण, कष्ट।
कंप्लेंट, प्रॉब्लम, हार्डशिप, तकलीफ हो गई, इनजस्टिस हो गया। तो मुझे ऐसा लगता है, आई थिंक शी हैज़ अ पर्सनल ग्रीवेंस अगेंस्ट मी। पर्सनल क्या है, ये एडजेक्टिव है। जैसे हम लोग कहते हैं ना, दिस इज माय पर्सनल फोन, दिस इज माय पर्सनल रूम। आर्टिकल किसके लिए आया है, ग्रीवेंस के लिए आया है। ग्रीवेंस क्या है, नाउन है। तो मुझे ऐसे लगता है ना कि उसको मेरे खिलाफ कोई मतलब एक पर्सनली शिकायत है, उसको मुझसे कुछ अपने आप ही शिकायत, जैसे कहते हैं ना, आई डोंट नो, उसको पता नहीं मुझसे क्या ही प्रॉब्लम है। तो मुझे लगता है ना कि उसको मुझसे कुछ निजी प्रॉब्लम है। सो आई थिंक शी हैज़ अ पर्सनल ग्रीवेंस अगेंस्ट मी। ये सारे के सारे शब्द आपको लर्न हो गए होंगे। आप इनको दिन में 2-3 बार रिवाइज करिए, सिनोनिम्स पे ध्यान दीजिए, इनके यूसेज पे ध्यान दीजिए, और फिर हम लोग आगे क्लास देखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, एपेक्स। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, एपेक्स। एपेक्स का मतलब क्या हो जाता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। एपेक्स का मतलब होता है किसी भी, जैसे अगर ये कोई हमने ट्राइंगल बना लिया, ये ट्राइंगल है मेरा, इसका जो है ये जो हाईएस्ट पॉइंट है ये भी आपका एपेक्स हो जाएगा। या जैसे आप अगर ये तो लिटरल मीनिंग हो गया, अगर हम फिगरेटिव देखें, जैसे आपका करियर है, कोई प्रोजेक्ट है, वो अपने एकदम हाईएस्ट पॉइंट पर है ना, एकदम टॉप पर है, तो वो भी आपका एपेक्स हो जाए। जैसे मूवी है, मूवी का जो क्लाइमैक्स होता है वो हाईएस्ट पॉइंट होता है, तो इसीलिए क्लाइमैक्स इसका सिनोनिम हो जाता है। तो द हाईएस्ट पॉइंट और मोस्ट सक्सेसफुल पार्ट ऑफ समथिंग। सो पीक, समिट, टॉप, क्लाइमैक्स या पिनेकल। जैसे ही इज एट द एपेक्स ऑफ हिज करियर, मतलब अपने करियर के वो एकदम हाईएस्ट पॉइंट पर है। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, प्रोविजन। प्रोविजन का मीनिंग क्या हो जाता है, जैसे नियम है, प्रावधान है। जैसे अगर हम किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे कुछ प्रोविजंस होते हैं जो आपको फॉलो करने होंगे, जो उनके नियम है जो आपको मानने ही होंगे। सो अ कंडीशन और रिक्वायरमेंट इन अ लीगल डॉक्यूमेंट, वो चीज़ आपको फॉलो करनी होगी। रिक्वायरमेंट है वो आपको टर्म है, क्लॉज है वो नियम है उनका, वो कंडीशन है। जैसे यू मे बी आस्क to go to a new and different place of work under the provisions of a mobility clause. यू में भी आस्क मतलब तुमको बोला जा सकता है कि तुम एक नए और एक अलग जगह पे जाओ काम करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी आपने जो ये मोबिलिटी क्लॉज है, मोबिलिटी क्लॉज, मोबिलिटी मतलब मूव करना, तो ये क्लॉज उसमें ऑलरेडी डाला हुआ था कि आपको नई जगह पे भेजा जा सकता है, तो उसके तहत आपको नई जगह पे जाना पड़ सकता है। ये ऑलरेडी वहाँ पे आपने साइन किया हुआ है। ठीक है। तो जैसे अगर मान लो आपको जो है वो 8 आवर है आपका वर्किंग, जब आपने जॉब ज्वाइन किया था तो वहाँ पे 8 आवर आपको दिया था कि आपको 8 घंटे काम करने हैं। बट अब जो है वो कंपनी आपसे 10 से 12 घंटे काम करवा रही है, तो आप कह सकते हैं कि ये तो मेरे प्रोविजन में था ही नहीं, ये तो उसमें लिखा ही नहीं था, ये तो कंडीशन था ही नहीं, ये तो रिक्वायरमेंट था ही नहीं। तो ये क्या हो गया, प्रोविजन का मतलब वहाँ पे वो क्लॉज था, वो पॉइंट था, वो टर्म थी, वो कंडीशन थी जो आपको फॉलो करनी है। नहीं है तो दिस इज नॉट इन माई प्रोविजन, दिस वॉज दैट वॉज नॉट इन माई लिस्ट, है ना, तो उस समय पे तो ये था ही नहीं, तो क्लॉज में था ही नहीं, तो मैं क्यों फॉलो करूँ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा आर्बिट्ररी। आर्बिट्ररी का मतलब होता है एकदम मनमाने तरीके से, बिना सोचे समझे किसी काम को आपके मनमाने तरीके से कर रहे हैं, काम को मॉडिफाई कर रहा है, काम के बारे में बता रहा है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि नाउन की विशेषता बता रहा है, पर्सन की विशेषता बता सकता है। अगर कोई पर्सन जो है वो आर्बिट्ररी है, इसका मतलब क्या हुआ, वो एकदम रैंडम डिसीजन लेता है, कोई उसका सोचा समझा नहीं है। सो मनमाना हो गया, बेस्ड ऑन चांस रेदर देन बीइंग प्लान्ड और बेस्ड ऑन रीजन। तो प्लानिंग करके नहीं है, उसके मन में आया उसने वो काम कर दिया। सो रैंडम है, चांस है, अनप्रडिक्टेबल है, पहले नहीं बता सकते। प्री का मतलब हो जाता है बिफोर, और डिक्ट का मतलब होता है राइट। ठीक है। और एबल का मतलब लायक। तो और प्रिडिक्टेबल है मतलब जिस चीज को पहले लिखा जा सकता है, जिस चीज को पहले बोला जा सकता है कि हाँ ऐसा होगा, ये प्रिडिक्टेबल है। अनप्रिडिक्टेबल, अन का मतलब विदाउट, तो उस चीज को प्रिडिक्ट ना किया जा सके, दैट इज अनप्रिडिक्टेबल। अनमोटिवेटेड, मन में था कर दिया, कोई प्लान नहीं था। इसका यूसेज देखें, आवर चॉइस वॉज प्योरली आर्बिट्ररी। मान लो ना, जैसे कि हमको ना पिकनिक पे जाना था, तो हमने बिल्कुल प्लानिंग नहीं की, हमारा मन किया, ऐसे ही बैठे थे, ओ चले वहाँ बड़ी मस्त जगह हो रखी है, तो हमारा जो प्लान था वो कैसा था, वो आर्बिट्ररी था, वो कोई हमने प्लानिंग के साथ में नहीं की। जो हमारी ट्रिप थी वो आर्बिट्ररी थी, कोई प्लानिंग नहीं थी, रैंडम था, मूड बना और हम चले गए। तो दिस वॉज द आर्बिट्ररी। डन। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, नेक्स्ट, एक सेकेंड, नेक्स्ट
नेक्स्ट क्या है हमारा सोलली, ये एडवर्ब है, इसका मीनिंग होता है कंप्लीटली, केवल, केवल, ओनली एंड नॉट इन्वॉल्विंग एनीवन और एनीथिंग एल्स, कंप्लीटली उसी की वजह से, ओनली, कंप्लीटली, होली, एब्सोल्युटली, एंटायरली। आई बॉट इट सोली मीन्स कंप्लीटली फॉर हिम। तो ये जो चीज़ है ना, मान लो कोई शर्ट है, कोई शू है, एनीथिंग, ये चीज़ मैंने सिर्फ और सिर्फ उसके लिए खरीदी है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अबेटमेंट, MENT लग गया तो नाउन है, अगर सिर्फ अबेट होता तो ये वर्ब होता। अबेट का मतलब होता है किसी चीज़ को कम करना, रिड्यूस, जैसे कि अभी जस्ट हमने मिटिगेट पढ़ा था, तो अबेट भी हमारा उसी का एक सिनोनिम हो जाता है, और अबेटमेंट मिटिगेशन हो जाएगा। सो अबेट का क्या हो गया, कम, रिड्यूस, ठीक है। सो अबेटमेंट कमी, किसी में रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन इन द अमाउंट और डिग्री ऑफ समथिंग। सिनोनिम्स रिडक्शन, ड्रॉप, डिक्लाइन, डिक्रीज, डिमिनिशिंग, ठीक है। सेंटेंस अगर देखें, वी नीड सम नॉइज अबेटमेंट, तो हमें ना जैसे बाहर से बहुत आवाज़ आ रही है तो उसमें हमें थोड़ा रिडक्शन की ज़रूरत है, उसमें थोड़ा डिक्लाइन की होने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा बाहर से आवाज़ आती है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्यूनिटिव। प्यूनिटिव का मतलब होता है अगर आपके जो मेजर्स हैं, जो एक्शन है वो प्यूनिटिव एक्शन है, इसका मतलब वो कैसा एक्शन हो गया है, दंडनात्मक। आप तंग आ चुके हो, अब आपको सिर्फ और सिर्फ पनिशमेंट देनी है, तो प्यूनिटिव एक्शन, एक्शन कैसा है, दंडनात्मक, दंड देने वाला है, तो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव हो गया है। प्यूनिटिव का मतलब अगर कोई या वो चीज़ बहुत हार्श है, या वो चीज़ बहुत, जैसे आपने कोई एक्शन है वो प्यूनिटिव है तो वो हार्श है, या फिर आप पनिशमेंट के रूप में आप दे रहे हो, वो रिटेलिएशन हो गया है आपका, पनिशिंग हो गया, करेक्शनल हो गया, अब आप तो दंड देना ही पड़ेगा। मेहनत करो अन्यथा दे विल टेक प्यूनिटिव एक्शंस अगेंस्ट यू, तो मेहनत करो नहीं तो वो तुम्हारे खिलाफ में मतलब पनिशमेंट देने वाले एक्शंस ले लेंगे, या फिर वो हार्श एक्शंस तुम्हारे खिलाफ में ले लेंगे। डन, आगे देखते हैं। ओके, तो ये थी हमारी वोकैबुलरी। अब हम लोग देखते हैं स्पेलिंग्स। हाँ, तो स्पेलिंग्स में हम देखें, पहली हमारी स्पेलिंग किसकी है, लेफ्टिनेंट की है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बार बार पूछी जाती है और मिस्टेक होने के बहुत हाई चांसेस हैं। तो लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग LIE, पहले ऐसे लिखो लाए, फिर UT। लेफ्टिनेंट कहाँ पे होते हैं, यूनियन टेरिटरीज में होते हैं, UTE, और फिर क्या हो जाएगा, NANT, लेफ्टिनेंट। तो ल्यूटिनेंट, वैसे अगर हम देखें तो ल्यूटिनेंट जैसा साउंड आता है, सो ल्यूटिनेंट, बट अगर हमें इसे लर्न करना होगा तो लाए पहले, फिर यूनियन टेरिटरीज में होते हैं तो UT, फिर ENN, और फिर ANT। आप इसको पहले चार बार इसको ब्रेक करिए, LIE, UT, ENANT, ENANT। लर्न हुआ, एक बार हम खुद से लिख के देखते हैं, LIE, लाए, फिर UT, और उसके बाद EN, और फिर लास्ट में ATE, 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 ल्यूटिनेंट। बट हमें लर्न करना है, मिस्टेक बहुत ज़्यादा हो सकती है, तो पहले LIE, फिर UT, फिर EN, फिर ANT। नेक्स्ट वर्ड एकोमोडेशन। एकोमोडेशन में ध्यान रखना है, 2 बार C आता है, 2 बार M आता है, ACCOMMODATION। एकोमोडेशन में जो मिस्टेक होती है वो C और M के अंदर ही होती है, तो C 2 बार आता है, M 2 बार आता है, एकोमोडेशन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा नेसेसरी। नेसेसरी में C सिंगल टाइम आता है, S डबल टाइम आता है, ये फोकस रखना है। सो NECESSARY, NECESSARY। इनइक्विटेबल का मीनिंग बता देती हूँ, इसका मतलब होता है इनजस्टिस हो गया, ठीक है, या फिर वो चीज़ आपके खिलाफ में हुई है तो वो कैसी है, अनफेयर है, वो चीज़ आपके साथ में अनइक्विटेबल है तो मतलब वो अन्याय है, गलत है, और ABLE है तो पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव हो गया। इनइक्विटेबल स्पेलिंग याद रखने, इन और उसके बाद में इक्विटेबल, EQUITABLE, इनइक्विटेबल। नेक्स्ट वर्ड है कॉम्प्रीहेंसिव। कॉम्प्री, पहले आप कॉम, उसके बाद प्री, फिर हैन, HEN, और फिर SIVE, कॉम्प्रीहेंसिव, COM, कॉम, प्री, PRE, फिर HEN और SIVE। कॉम्प्रीहेंसिव का पार्ट्स ऑफ स्पीच भी एडजेक्टिव होता है, और कॉम्प्रीहेंसिव का मतलब होता है डिटेल्ड,
है ना, टी है ये तो गलत हो रहा है ना फिर। डिटेल्ड मतलब कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज का मतलब हो गया आपको कंप्लीट नॉलेज है, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब डिटेल्ड नॉलेज है, आपको कंप्लीट नॉलेज है, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव की स्पेलिंग COMPREHENSIVE। आपकी लेफ्टिनेंट में पहले लाई LIE, यूनियन टेरिटरी UT, फिर EN, फिर ATE, ANT, सॉरी देखो मेरे से भी मिस्टेक हो गई। आपका लेफ्टिनेंट ANT, लास्ट में ANT, यानी मेरे से क्या मैंने ATE बोला, तो ये होने के बहुत चांसेस हैं, और यहाँ भी मैंने गलत ही लिखा है। इसका मतलब हमें ध्यान देने का है, लेफ्टिनेंट। ओ शिट। नेक्स्ट वर्ड है एकोमोडेशन में CCM आता है, यहीं पे इसका प्रॉब्लम है। तो ल्यूटिनेंट की स्पेलिंग एक तो आपने देखा मेरी तरफ से भी गलती हो गई थी, मैंने ATE लिख दिया, तो आपको भी ATE आएगा, और हम बहुत फास्ट तरीके से मूव ऑन कर जाएंगे। तो ध्यान देना है लास्ट में ANT पता है मेरे दिमाग में चढ़ा हुआ था ATE, सोचो इसलिए ध्यान देना है हमें। एक्यूमोडेशन CCM, नेसेसरी में SS, और इनइक्विटेबल का मतलब आपका इनजस्टिस हो गया, अनफेयर हो गया, अन्याय हो गया, EQUI और TABLE, COMPREHENSIVE। तो ये थी हमारी स्पेलिंग। अब हम लोग क्या करेंगे, आर्टिकल। लेट्स स्टार्ट। सो नाउ लेट्स सी द आर्टिकल। आर्टिकल क्या है? The Delhi government is set to urge the Supreme Court to allow uniform rules on overage vehicles in the capital in line with the rest of the country. So Delhi government is set. सेट को आप लिख लो यहाँ पे। सेट जो है ये एक वर्ब है, और इसका जो सारे के सारे जो वर्ब होती है ना, जैसे सेट हो गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में इवन वर्ब का सेकंड फॉर्म और वर्ब का थर्ड फॉर्म भी सेम ही होता है, ठीक है। हाँ, उसके बाद ये सेट्स हो गया वर्ब का आपका फिफ्थ फॉर्म, और आपका फोर्थ फॉर्म क्या होता है, सेटिंग। तो याद रखना है जो सेट है ये वर्ब है, और इसके जो आपके जो तीनों फॉर्म्स हैं वो सेम रहते हैं। जो हम सिंगुलर बनाएंगे तो एस लगा देंगे, और ING में TTING हो जाएगा। सो दिल्ली गवर्नमेंट सिंगुलर है तो इज सेट हो गया है। टू अर्ज, अर्ज का मतलब क्या होता है, यहाँ पे रिक्वेस्ट है। अर्ज जब नाउन होता है तो इसका मतलब होता है डिजायर। अर्ज जब नाउन होता है तो इसका मतलब होता है डिजायर यहाँ, बट जब वर्ब होता है तो इसका मतलब होता है रिक्वेस्ट। इसका मतलब हो जाता है रिक्वेस्ट। तो दिल्ली गवर्नमेंट इज सेट टू अर्ज मीन्स टू रिक्वेस्ट द सुप्रीम कोर्ट to allow uniform rules on overage vehicles in the capital in line with the rest of the country. So जो दिल्ली गवर्नमेंट है वो तैयार है रिक्वेस्ट करने को सुप्रीम कोर्ट को कि वो अलाउ करे यूनिफॉर्म रूल्स। यूनिफॉर्म का मतलब सिमिलर, यूनिफॉर्म का मतलब सेम, एक जैसे नियम जो हैं वो किसके साथ में हो, ऑन ओवरेज व्हीकल्स इन द कैपिटल इन लाइन विद द रेस्ट ऑफ द कंट्री। मतलब इन लाइन विद द मतलब सिमिलर टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री। तो जो बाकी कंट्री में जो नियम लगे हुए हैं ओवरेज व्हीकल्स के ऊपर में, सेम आपके जो नियम हैं वो आपके दिल्ली में भी लगने चाहिए। और इस चीज़ को लेके जो दिल्ली गवर्नमेंट है वो तैयार है सुप्रीम कोर्ट में अपने को रिक्वेस्ट करने को लेके कि प्लीज़ दिल्ली में भी वही नियम लागू होने चाहिए जो बाकी देश में हो रहे हैं। किस चीज़ के रिगार्डिंग में, ओवरेज व्हीकल्स के रिगार्डिंग में। आगे, चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता सेड ऑन संडे। ऑन आपका क्या है, प्रपोजिशन है, आप यहाँ पे लिख लो प्रपोजिशन ऑन हम किसके साथ लगाते हैं, नेम ऑफ द डे के साथ। तो नेम ऑफ द डे के साथ में हम लोग क्या लगाते हैं, प्रपोजिशन ऑन, ठीक है। और नेम ऑफ द डे आपका सेंटेंस में कहीं भी आए वो हमेशा उसका जो फर्स्ट लेटर है वो क्या होता है, कैपिटल होता है। तो ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे। तो दिल्ली गवर्नमेंट क्या है, तैयार है सुप्रीम कोर्ट को रिक्वेस्ट करने को लेके कि वो अलाउ करे, सेम रूल होना चाहिए दिल्ली में भी जो बाकी आपके देश में है। असर्टिंग, असर्ट जो है ये वर्ब है, और इसका मतलब होता है असर्ट करना मीन्स अपनी बात को कहना। तो असर्टिंग कहते हुए दैट द बीजेपी गवर्नमेंट ड्यूरिंग इट्स 4-month टेन्योर इन द कैपिटल हैज वर्कड ऑन सेवरल मेजर्स टू कर्व पॉल्यूशन। अब हम देखें द बीजेपी गवर्नमेंट, यहाँ पे सब्जेक्ट कौन हो गया, गवर्नमेंट।
अब देखो यहाँ पे कॉमा लगा है, ये वर्ब नहीं हो सकती। ड्यूरिंग क्या है, प्रेपोजिशन है। प्रपोजिशन का ये क्या हो गया, 4 मंथ टेन्योर। ऑब्जेक्ट क्या है, टेन्योर, ये उसके बारे में बता रहा है तो ये एडजेक्टिव हो गया है। इन द कैपिटल, इन अगेन प्रपोजिशन है, कैपिटल हो गया, ये सब कट गया। अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या हुआ, बीजेपी गवर्नमेंट हैज़ वर्कड ऑन सेवरल मेजर्स। तो गवर्नमेंट क्या है, सिंगुलर है, इसीलिए हमने यहाँ पे हैज़ लगाया है, उसके बाद हमने यहाँ पे V3 लगाया है। सो बीजेपी गवर्नमेंट हैज़ वर्कड, हैज़, हैव, हैड जब मेन हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करते हैं तो उनके साथ मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। सो बीजेपी गवर्नमेंट ने क्या किया है, हैज़ वर्क, काम किया है बहुत सारे मेजर्स के ऊपर में, टू कर्व, टू स्टॉप पॉल्यूशन। एक पूरा देखें, जो रेखा गुप्ता है वो आगे क्या कहती हैं कि जो बीजेपी गवर्नमेंट है उसने अपने जो 4 महीने का जो टेन्योर है, जो टाइम पीरियड है, जो दिल्ली में उन्होंने कंप्लीट किया है, उसमें उन्होंने बहुत सारे एक्शंस लिए हैं पॉल्यूशन को कंट्रोल करने को लेकर। यहाँ पे कर्व क्या है, वर्ब का मतलब वर्ब की तरह यहाँ पे यूज़ किया है। आगे, द सीएम ड्यूरिंग अ मीडिया ब्रीफिंग सेड, उन्होंने ऐसा कहा, just like we have requested the Commission for Air Quality Management to review its decision on over-age vehicles, we will approach the Supreme Court and give a detailed overview of our preparation in the fight against pollution. Just like, सेम उसी तरह जिस तरह हमने रिक्वेस्ट किया है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट CAQM को कि वो रिव्यू करें। रिव्यू करना मतलब उसको दोबारा से देखें, उनका डिसीजन, ये इट्स किसके लिए आया है, CAQM के लिए आया है, सिंगल बॉडी है, यहाँ पे इट्स लगाया है। जो उनका डिसीजन है ओवर एज व्हीकल को लेके, उसको दोबारा से रिव्यू करें। जो हमने उनसे रिक्वेस्ट किए है कि वो अपने डिसीजन को रिव्यू करें, सेम उसी मैनर में हम लोग अप्रोच करेंगे सुप्रीम कोर्ट को और हम देंगे एक डिटेल्ड ओवरव्यू। डिटेल्ड यहाँ पे एडजेक्टिव हुआ है ना, एक डिटेल, एक पूरा विस्तार से उनको हम एक ओवरव्यू देंगे, हमारी जो प्रिपरेशन है कि हम किस तरीके से पॉल्यूशन के खिलाफ जो लड़ाई है, जो पॉल्यूशन को रिड्यूस करने की जो चीज़ है वो हम कैसे कर रहे हैं, ये भी हम बताएंगे। वी विल लेट द कोर्ट नो ऑफ पब्लिक ग्रीवियंसेस, और हम ये भी बताएंगे कि जो पब्लिक है, जो आम जनता है, कि उनको भी कितनी प्रॉब्लम्स हैं, उनको भी कितने कष्ट हैं, उनको भी कितनी ज़्यादा चीज़ें सफ़र करनी पड़ेंगी अगर हमने ये नियम बना दिया कि जो ओवर एज व्हीकल्स हैं उनको तुरंत स्क्रैप कर दो, उनको तुरंत ख़त्म कर दो। तो इस चीज़ को भी, कि पब्लिक की प्रॉब्लम को भी हम सुप्रीम कोर्ट के आगे रखेंगे। वी विल फाइट फॉर द राइट्स ऑफ पीपल, हम जो हैं वो लड़ेंगे किसके लिए, जो लोग हैं उनके अधिकारों के लिए। डन। वी वॉन्ट, वॉन्ट मतलब चाहना, वी कैसा है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो वॉन्ट लगाया, हम चाहते हैं, क्या चाहते हैं, सिमिलर पैरामीटर्स इन दिल्ली एज द रेस्ट ऑफ द कंट्री। हम क्या चाहते हैं, वही सिमिलर पैरामीटर्स, वही सिमिलर कंडीशंस, वही सिमिलर क्राइटेरिया दिल्ली में जो कि आपका बाकी देश में है, एज इन द रेस्ट ऑफ द कंट्री। द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन विल डू देयर रिस्पेक्टिव जॉब। जैसे यहाँ पे इट्स आया हुआ था, ये किसके लिए था, CAQM के लिए, सिंगल बॉडी थी। यहाँ पे गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन दो हो गए ना, एंड से जुड़े हुए हैं, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, इसीलिए यहाँ पे हमने क्या लगाया है, देयर, THEIR। द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन विल डू देयर रिस्पेक्टिव जॉब। तो जो सरकार है और जो आपके जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो लोग अपनी अपनी जॉब करेंगे, लेकिन पीपल शुड नॉट बी इनकन्वीनियंस्ड, शी फर्दर एडेड। तो आगे उन्होंने और क्या बोला है कि जो सरकार है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो लोग अपना अपना काम करेंगे, लेकिन इन सब चीज़ों में जो लोग हैं उनको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पीपल शुड नॉट बी इनकन्वीनियंस, लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। शुड, ये आपका मॉडल वर्ब हो गया, बी के बाद V3 लगाया हुआ है, ये सेंटेंस आपका पैसिव में है। दिस कम्स अ डे आफ्टर लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना रोट अ लेटर टू द CM। ठीक है, दिस कम्स अ डे आफ्टर, एक दिन बाद में ही। आप लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग और जो मैंने गलती की थी ना उसी स्पेलिंग को फोकस करो। लास्ट में मैंने 80 क्या लगा था, 8 लगा दिया था, और पता है मेरे दिमाग में भी 8 ही चल रहा था, ये ध्यान रखना है। तो ANT है वो, ANT, LIEUT,
और उसके बाद में ENANT, ENANT। सो ये कब आया? एक दिन बाद जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उन्होंने लेटर लिखा था CM को। उन्होंने लेटर में क्या पूछा था? आस्किंग द गवर्नमेंट टू सीक अ रिव्यू पिटीशन बिफोर द एपेक्स कोर्ट अगेंस्ट इट्स 2018 ऑर्डर which restricted petrol vehicle beyond 15 year and diesel vehicles beyond 10 years from playing in Delhi NCR। तो वो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उन्होंने लेटर लिखा था CM को, जिसमें उन्होंने क्या बोला है कि जो गवर्नमेंट है वो जो आपका जो सुप्रीम कोर्ट है, एपेक्स कोर्ट का मतलब जो आपका हाईएस्ट कोर्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट है, तो उनके आगे जो ये पेटिशन डाली थी, है ना, पेटिशन बिफोर द एपेक्स कोर्ट अगेंस्ट, उन्होंने डिसीजन लिया था 2018 में। और 2018 में जो हाईएस्ट आपका सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या था कि वो रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं पेट्रोल व्हीकल्स को जो 15 साल से ऊपर हैं, जिनकी एज 15 साल, मतलब वो व्हीकल जिनको 15 साल हो गए हैं पेट्रोल के, और डीजल के वो व्हीकल जिनको 10 साल हो गए हैं, वो दिल्ली NCR में नहीं चलेंगे। इस चीज को लेके जो इनका ये ऑर्डर है, इस चीज को लेके दोबारा से वो रिकंसीडर करें। हाउ कैन अ व्हीकल बैंड एज अनफिट इन दिल्ली एंड रन लॉफुली इन अदर सिटीज? और आगे वो क्या कहते हैं, हाउ कैन अ व्हीकल, कैसे एक वो व्हीकल सेम वही आपका पेट्रोल वाला और डीजल वाला वो दिल्ली में अनफिट हो जाता है और बाकी सारी सिटीज में वो लॉफुली चल रहा है? ये उन्होंने क्वेश्चन किया है। आगे देखते हैं। This is against equal treatment, the LG Lieutenant Governor said while दौरान एड्रेसिंग, वाइल क्या है? प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद वर्ब आती है तो ING फॉर्म में आती है। तो मीडिया को एड्रेस करते हुए, मीडिया को बोलते हुए जो CM है उन्होंने संडे को क्या बोला? ऑन, आप जानते हैं प्रपोजिशन, आपका नेम ऑफ द डे आएगा तो आपका आगे प्रपोजिशन ऑन आ जाएगा। संडे को उन्होंने ऐसे बोला है। और जब भी आपका नेम ऑफ द डे होता है तो उसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल है। उन्होंने क्या बोला? व्हेन द CAQM हैड ऑर्डर्ड दैट एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स वुड नॉट बी गिवन पेट्रोल इन द सिटी, वी वर वरीड फॉर दिल्ली एट दैट टाइम ओनली। तो आगे जो आपकी जो कौन है? CM है, उन्होंने आगे क्या बोला? व्हेन द CAQM, जब आपके CAQM ने ऑर्डर किया एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स, मतलब वो व्हीकल्स जिनकी लाइफ अब ख़त्म हो गई है, जो किसी भी रूप में अब सही नहीं है रोड पे चलने के लिए, चाहे वो आपके इन्वायरमेंट के पर्पज़ से हो, किसी भी पर्पज़ से, वुड नॉट बी गिवन पेट्रोल इन द सिटी, उनको पेट्रोल ही नहीं दिया जाएगा। तो वी वर वरिड, वरिड ना आप प्लीज़ ध्यान रखिए, जो वरिड है ये वर्ब नहीं है यहाँ पे, ये एडजेक्टिव है। हम चिंतित थे, ये चिंता बता रहा है। आई एम टायर्ड, टायर्ड जो है ये एडजेक्टिव है, ठीक है। टायर्ड क्या है? एडजेक्टिव है। वरिड क्या है? एडजेक्टिव है। आई एम एक्साइटेड, ये एडजेक्टिव है, ठीक है। सो वी वर वरिड, हम चिंतित थे दिल्ली के लिए उसी समय। फॉर दिल्ली का मतलब दिल्ली पीपल, जो दिल्ली के लोग हैं उनके लिए ही हम चिंतित थे। CM ने क्या बोला? मतलब उन्होंने बोला वाइल टॉकिंग टू द प्रेस। Attacking the previous government, she added, the previous governments never worked on mitigating pollution। प्रीवियस गवर्नमेंट के ऊपर अटैक करते हुए उन्होंने क्या बोला कि जो प्रीवियस गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने कभी भी पॉल्यूशन को कम करने के लिए तो कभी भी कोई काम किया ही नहीं। मिटिगेट क्या था? वर्ब था। पॉल्यूशन क्या है? नाउन है। लेकिन अब हम वर्ब को हम बता रहे हैं कम करना, रिड्यूस करना, तो हमने इसको एडजेक्टिव की तरह यूज किया है। दैट वॉज द रीजन वाई दे वर ऑफन स्लैम्ड बाय द कोर्ट। और यही रीजन था क्योंकि उन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया पॉल्यूशन को मिटिगेट करने के लिए, उसको रिड्यूस करने के लिए, और इसी कारण से दैट्स वाई दे वर ऑफन, अक्सर उनको कोर्ट के द्वारा क्रिटिसाइज किया जाता था, उनको डांटा जाता था। स्लैम का मतलब क्या हो जाता है? किसी को क्रिटिसाइज करना, ठीक है। इन द एंड द कोर्ट एंड द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हैड टू टेक टफ स्टेप्स लाइक दिस। और जब जो प्रीवियस गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने कोई एक्शन ही नहीं लिया पॉल्यूशन को मिटिगेट करने के लिए, तो जो कोर्ट है और जो आपका NGT है उनको ऐसे टफ डिसीजंस लेने ही पड़े। I have to do this work, you will have to do this work, I had to do that work। ये मतलब होता है जैसे हम लोग have to, has to,
या विल हैव टू लगाते हैं, या फिर हम पास्ट बोले तो हैड टू लगाते हैं, इन सब का मतलब हो जाता है कि वो काम मुझे करना ही पड़ा। ये कंपल्शन को दिखाता है, आपके नेसेसिटेट करता है कि मुझे ये काम करना ही पड़ा, मैं ऑब्लाइज था, मेरे पास कोई और ऑप्शन था ही नहीं। प्रीवियस गवर्नमेंट ने एक्शंस नहीं लिए, तो इसीलिए कोर्ट और एनजीटी को ऐसे एक्शंस लेने पड़े। बट नाउ, लेकिन अब चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। 2014 एनजीटी ऑर्डर हैज़ also prohibits the parking of vehicles aged over 15 years in public places। जो आपका 2024 का जो एनजीटी का जो आपका नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, उनका जो ऑर्डर था, अब वो किस चीज़ को और प्रोहिबिट करता है, प्रतिबंध लगाता है कि जो आपके व्हीकल्स हैं जिनकी 15 साल से ज़्यादा की एज हो गई है, उनको पब्लिक प्लेसेस पे आप पार्क भी नहीं कर सकते हैं। आगे, सीएम रेफर्ड टू द लेटर रिटन बाय इन्वायरमेंट मिनिस्टर मजिंदर सिंह सिरसा लास्ट वीक टू द CAQM। तो जो सीएम हैं, जो आपकी जो दिल्ली की सीएम है रेखा गुप्ता, वो आगे क्या कहती हैं, वो उस लेटर को रेफर करते हुए बोलती हैं जो किन के द्वारा लिखा गया था, रिटन बाय, किसके द्वारा लिखा गया था, इन्वायरमेंट मिनिस्टर जो है मजिंदर सिंह सिरसा। पिछले हफ्ते जो जिनके द्वारा किसको लिखा गया था, CAQM को। किसके द्वारा, बाय डूअर को बता रहा है, और टू जो है वो जिसको लिखा गया था, वह जहाँ पे जो आपके इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैं, जहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, दैट द कैपिटल एट दिस टाइम कैन नॉट एकोमोडेट सच अ प्रोविजन। तो जो कैपिटल है, मतलब जो दिल्ली है, वो इस समय पर जो इस तरीके के नियम हैं उनको सपोर्ट नहीं कर सकती है कि आप 15 ईयर के जो व्हीकल हैं उनको पार्क ही ना हो, या जो उनको डीजल पेट्रोल पे उनको मिले ही ना, तो अभी ऐसी चीज़ों को हम सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। इसको आपको एक बार ओवरव्यू करना पड़ेगा। द प्रीवियस गवर्नमेंट डिड नॉट प्रिपेयर फॉर इन्फोर्सिंग सच अ रूल, एंड इफ दिस वॉज इन्फोर्स्ड across NCR at the same time, that would have been different, said Gupta, blaming the previous Aam Aadmi Party for not installing the ANPR automatic number plate cameras to keep a track on the ELVS. So if this was enforced across NCR at that सेम टाइम, एनफोर्स मतलब लागू कर देना, अगर ये चीज़ उसी समय पे लागू कर दी गई होती तो चीज़ें आज की डेट में डिफरेंट होती। ऐसा जो है वो सीएम है उन्होंने बोला, और ब्लेम किया उन्होंने प्रीवियस आम आदमी पार्टी को कि उन्होंने अगर उसको उसी टाइम पे लागू कर दिया होता तो आज की डेट में चीज़ें डिफरेंट होती। उन्होंने इंस्टॉल नहीं किया ANPR ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन को। वो कैमरास जो आपके ELV मतलब जो आपके वो गाड़ियाँ जिनकी एज लिमिट हो गई है, जो ख़त्म हैं, जो नहीं चलनी चाहिए, ऐसी चीज़ें उन्होंने इंस्टॉल नहीं की, वो कैमरास उन्होंने इंस्टॉल नहीं किए। अगर वो चीज़ उसी समय पे हो गई होती तो आज की डेट में चीज़ें डिफरेंट होती। समझ में आ रही है? आगे देखें। ऑन सैटरडे, अब यहाँ तक आपको समझ में आ ही गया होगा। ऑन सैटरडे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उन्होंने एक लेटर लिखा, उस पर उन्होंने हाईलाइट किया, अंडरलाइन करना, जैसे अगर मैं सपोज इस चीज़ को अंडरलाइन कर रही हूँ, इसका मतलब मैं उस पर जोर दे रही हूँ, मैं उस चीज़ को हाईलाइट कर रही हूँ। उन्होंने अंडरलाइन किया दैट द मूव, ये जो मूव है ये वायलेट करता है, ये उल्लंघन करता है मोटर व्हीकल एक्ट 1988 का। ठीक है, इस अंडर सेक्शन 59 ओनली द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन फिक्स अ व्हीकल्स लाइफ स्पैन। तो उन्होंने आगे क्या बोला है, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उन्होंने किस चीज़ पे बोला है कि जो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 है, ये उस नियम को, आपका जो सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है, ये उस चीज़ को उल्लंघन करता है। अंडर सेक्शन 99 में ये लिखा गया है कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही है जो व्हीकल की लाइफ स्पैन को डिसाइड कर सकती है। The rule is applicable pan-India. Pan-India means all India and does not allow different rules for different geographies and does not allow, और ये allow नहीं करते हैं कि अलग अलग एरिया के लिए, अलग अलग लोकेशंस के लिए अलग अलग नियम बनाए जाएं। साइटिंग कहते हुए, किस चीज़ पे जोर देते हुए, इक्वालिटी एंड सोशियो इकोनॉमिक रीजंस, ही अंडरलाइन मीन्स हाईलाइट that such rules should be proportionate, non-arbitrary and not solely based on a rigid age-based classification alone। आगे उन्होंने और किस चीज़ पे जोर दिया, सच रूल शुड बी प्रोपोर्शनेट, मतलब ऐसे जो रूल हैं वो प्रोपोर्शनेट होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, सबके लिए समान होने चाहिए,
नॉन आर्बिट्ररी, आर्बिट्ररी मतलब रैंडम, नॉन आर्बिट्ररी मतलब थॉटफुल, आपने सोच विचार के अपना काम किया है, ठीक है। और ये सिर्फ और सिर्फ सोलली कंप्लीटली ये सिर्फ एज बेस्ड क्लासिफिकेशन पे नहीं है, जैसे पेट्रोल वाले 15 साल के हो गए, डीजल वाले 10 साल के हो गए, सिर्फ एज बेस्ड नहीं होने चाहिए, और हो तो सबकी तरफ इक्वल हो, थॉटफुल तरीके से हो, सोच विचार करके होने चाहिए। आगे उन्होंने क्या बोला, ही ऑल्सो सेड दैट द बैन शुड बी पुट ऑन होल्ड, जो बैन है उस पर अभी होल्ड लगा देना चाहिए। कब तक, अनलेस इट इज इम्प्लीमेंटेड अक्रॉस द एनसीआर, जब तक पूरे एनसीआर पे ना ये चीज़ लागू हो जाए तब तक सिर्फ दिल्ली में ये नहीं होना चाहिए, इस पे होल्ड लगा देना चाहिए। ई सॉट चाहते हैं एक कॉम्प्रिहेंसिव एयर पॉल्यूशन मिटिगेशन प्लान विद इन 3 मंथ्स, और उन्होंने क्या बोला कि वो चाहते हैं कि एक डिटेल्ड एयर पॉल्यूशन मिटिगेशन प्लान की हम कैसे एयर पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं, इस चीज़ को लेके एक कंप्लीट प्लान उनको दिया जाए, दिखाया जाए, वो भी 3 महीने के ही अंदर। आगे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो किस और बात पे जोर देते हैं, दैट ही हैड रिसीव्ड representations and call from officials, concerned citizens। आपका क्या लिखा हुआ है, ये इंटेल, आगे क्या है ये, इंटेलिजेंशिया, इंटेलिजेंशिया मतलब नाउन है, इसका मतलब होता है जो आपके इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, ब्रेन्स यानी जो आपके हाईली क्वालिफाइड हैं, स्कॉलर्ड हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, और इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट्स एंड पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स अबाउट चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटिंग द फ्यूल बैन एंड इट्स एफिकेसी इन अबेटमेंट ऑफ एयर पॉल्यूशन। आगे उन्होंने क्या बोला कि उन्हें बहुत सारे कॉल्स, लेटर्स रिसीव हुए हैं, किन लोगों से, जो चिंतित सिटीजन्स हैं कि हमारी गाड़ियाँ बैन हो जाएंगी, या वो जो एक्सपर्ट्स हैं उस फील्ड में, या जो इन्वायरमेंट को लेके एक्सपर्ट्स हैं, उन सब की तरफ से उनको लेटर्स एंड कॉल रिसीव्स हुए हैं। अबाउट चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटिंग द फ्यूल बैन, अगर हम कंप्लीट ये जो फ्यूल बैन की जो चीज़ें हैं अगर हम इसको लगा देते हैं, इम्प्लीमेंट कर देते हैं, तो इसमें क्या क्या चैलेंजेस हैं, एंड इट्स एफिकेसी इन अबेटमेंट, अबेटमेंट का मतलब रिडक्शन, कि क्या इसे रियल में वो हमें डिज़ायर्ड रिजल्ट मिल पाएगा जो हम चाहते हैं। तो इन सब चीज़ों में जो चैलेंजेस हैं, इनको रिगार्डिंग में जो आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर है उन्होंने कहा है कि उनको अलग अलग पोजीशन से, अलग अलग लोगों से ये चीज़ को लेके कॉल आए हैं और आपके लेटर्स मिले हैं। आगे, suggesting that the matter be taken up with the Union Ministry of Road Transport and Highways, he said there is also merit in the argument that defining ELV status based solely on the passage of time without reference to a vehicle's mechanical fitness, emission performance or usage may not align with the broader legislative intent। सजेस्टिंग, क्या सजेस्ट करते हुए, जो ये मैटर है ये किसके पास जाना चाहिए, आपके यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के पास जाना चाहिए। और देर इज़ ऑल्सो मेरिट, जो ये आर्ग्यूमेंट है उसमें एक चीज़ और ध्यान देना चाहिए कि ईएलवी जो है, कि ये जो गाड़ी है अब इसको एंड कर देना चाहिए, इसकी लाइफ ख़त्म हो जानी चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है, उसमें आपका व्हीकल का मैकेनिकल फिटनेस, कि वो गाड़ी एक्चुअली में कितनी फिट है। ज़रूरी नहीं है कि यार वो 15 साल पुरानी है तो वो एकदम ख़राब हो चुकी है, और ज़रूरी नहीं है कि वो 15 साल से नई है तो वो एकदम सही है। ये भी ध्यान में रखना है, उसकी मैकेनिकल फिटनेस को देखना है, एमिशन को देखना है, क्या वो जो पॉल्यूशन है, जो वो धुआं निकाल रही है वो किस प्रकार का है, यूसेज को देखना है। ये सब चीज़ें भी क्या होनी चाहिए, ध्यान में रखनी चाहिए। एंड मे नॉट अलाइन विद द ब्रॉडर लेजिस्लेटिव इंटेंट, कि अगर ये चीज़ें नहीं देखी जाएंगी तो जो एक ब्रॉडर, जो एक बड़े लेवल पे जो जिस समय पे ये रूल बनाया गया था, लेजिस्लेटिव इंटेंट मतलब मकसद, उसको फुलफिल नहीं करेगा। A policy which does not distinguish between heavily polluting vehicle and well-maintained, low use compliant vehicle regardless of age may also have disproportionate and regressive effect on the middle class and vehicle owners। आगे, एक ऐसी पॉलिसी जो डज नॉट, पॉलिसी के बारे में ही बोला है, ये विच जो है इस पॉलिसी को ही कनेक्ट कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे हमने डज लगाया है। पॉलिसी विच डज नॉट डिस्टिंग्विश, जो ये डिफरेंस नहीं पैदा कर पा रही है कि एक्चुअली में वो व्हीकल हैवीली पॉल्यूटेड है या वो वेल मेंटेन्ड है,
कोई मतलब उसमें बहुत प्रॉब्लम नहीं है, तो अगर हम सिर्फ़ उसकी ऐज के रिगार्डिंग में ही उसको हम डिस्कार्ड कर दें, तो ये क्या हो सकती है, ये डिस्प्रपोर्शनेट है, ये सही नहीं है और ये रिग्रेसिव है, ये गलत इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा मिडल क्लास और व्हीकल ओनर्स के ऊपर में। ही ऑल्सो सेड, आगे उन्होंने और क्या बोला, द इम्प्लीमेंटिंग द रूल जस्ट इन दिल्ली इज इन इक्विटेबल। तो अगर ये नियम सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में लागू कर रहे हैं तो ये भी अन्याय है, ये भी गलत है। इन इक्विटेबल अभी जस्ट देखा हमने, ये गलत है। फ्रॉम अ सोशियो इकोनॉमिक स्टैंड पॉइंट मीन्स नजरिया, व्यू पॉइंट, इट इज इम्पॉर्टेंट टू एक्नॉलेज दैट फॉर पीपल ऑफ द मिडिल क्लास बाइंग अ व्हीकल इज एन इन्वेस्टमेंट ऑफ हार्ड अर्नड लाइफ सेविंग्स। हमेशा याद रखना, सेविंग्स आपका नाउन है और सेविंग नहीं होता, हमेशा सेविंग्स होता है, सेविंग्स होता है। अगर ये, और उन्होंने क्या बोला कि सिर्फ ये नियम को दिल्ली में लागू करना, ये भी गलत है, ये अन्याय है। और अगर हम सोशियो इकोनॉमिक नज़रिए से भी देखें तो ये ज़रूरी है कि हम एक्नॉलेज करें, इस बात पे ध्यान दें कि जो लोग हैं, जो मिडिल क्लास के पीपल हैं, उनके लिए व्हीकल खरीदना ये एक इन्वेस्टमेंट है। जो उन्होंने पैसा सेव किया है, जो बचाया है, जो उनकी बचत है, उसको इन्वेस्टमेंट के रूप में वो गाड़ी खरीदते हैं और आप इसे ऐसे ही डिस्कार्ड कर देंगे तो ये भी गलत है। It would be inheritably inequitable to subject them. To subject someone means to force somebody, to influence somebody. ये भी गलत है। Just because they are living in Delhi, सिर्फ वो दिल्ली में रह रहे हैं इसीलिए उनके ऊपर में ये नियम लगा दिया जाए, ये गलत है। टू punitive measures of scrapping of their vehicles, ये हम इस इतने हार्श मेजर्स ले रहे हैं, उनके व्हीकल्स को स्क्रैप कर दे रहे हैं, उसको हम डिस्कार्ड कर दे रहे हैं, हम उसको हटा दे रहे हैं, and just because they are living in Delhi but they are living in different part of the country, and that is absolutely correct, but living in Delhi is a crime ना for vehicle owners, this is the thing। ये स्टेटमेंट यहाँ पे कह रहा है, merely only on account of the residence within Delhi, particularly when the same vehicle remain lawful and roadworthy under identical statutory parameters in an adjoining state, read the letter। आगे उन्होंने क्या बोला है, वही सेम व्हीकल जो है वो लॉफुल है, रोड वर्दी है, उसी सेम कानून के अंदर जो एक दूसरे स्टेट में आते हैं। तो दिल्ली में ये आपका गलत है, बट तो दिल्ली के बाहर के जो स्टेट है वहाँ पे ये करेक्ट है, तो ये भी चीज़ गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये था हमारा आर्टिकल। यहाँ पे हमने अपना आर्टिकल कंप्लीट किया, वोकैबुलरी कंप्लीट की, हमने स्पेलिंग्स कंप्लीट की। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं इसका जो ये पूरा PDF है मैं शेयर कर दूँगी और वोकैबुलरी लर्न कर लेना। थैंक यू सो मच।